नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्फेरिकल सेल पे बात करेंगे। कुछ स्फेरिकल सेल पे हम बात कर चुके थे, जैसे कि हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखे थे डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट पॉइंट पे, एंड अर्थिंग सीखे थे। और उसी के साथ कंडक्टिंग वायर को जब हम दो कंडक्टर के बीच में कनेक्ट करते हैं या फिर दो कंडक्टर को टच करते हैं तो क्या होता है, इसका कहानी भी पढ़ चुके थे। अब इसी से रिलेट कर हम लोग स्फेरिकल सेल पे कहानी करेंगे। किस तरीका से होता है हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें एक दो क्वेश्चन तो शायद कराया हुआ होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक स्फेरिकल सेल है, सब स्फेरिकल सेल है ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है, कंडक्टिंग है ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल। और यहाँ पर आप लिख लीजिए सेल है जिसका रेडियस यहाँ तक a है और इसका रेडियस कितना है, b है। अच्छा, ये बीच में खाली है, कोई मटेरियल अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल है कि ये अगर यहाँ पे चार्ज q है और यहाँ पे चार्ज अगर आपका 2q है, लेकिन यहाँ पर बाहरी सरफेस पर क्या कर दिया गया, अर्थ कर दिया गया, अर्थिंग कर दिया गया। देन फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल्स। बोला कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल आफ्टर अर्थिंग, है ना। अर्थ करने के बाद बताना है कि क्या होगा। तो एक बात श्योर कर लीजिए, ये जो 2q दिया था वो अर्थ करने के पहले का चार्ज दिया हुआ था। अर्थ करने के बाद अपना मन से मानना पड़ता है। जब आप अर्थ करेंगे तो ये 2q नहीं रहेगा, इस पे हमको मानना पड़ेगा कि इस पर जो चार्ज है, लेट जो चार्ज होगा वो यहाँ पर कितना मान लेते हैं, q मान लेते हैं। अर्थ करने के बाद का चार्ज क्या है, q है। तो भाई अर्थ करने के बाद चार्ज का रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि वहाँ का पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये पॉइंट का नामकरण कर दें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन के टाइप का बोला जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल आपका 0 होगा पिछले लेक्चर का कॉन्सेप्ट के अनुसार। आपको पिछले लेक्चर का लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो में, तो एक बार अगर जिसका भी ये नहीं पढ़ा हुआ होगा, आप पिछला लेक्चर आप पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए के पास पोटेंशियल 0 क्यों होगा। चलिए, तो यहाँ पर दो तरीका है, या तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, एक एक करके फिर निकाल लेंगे। फिर क्या है कि सीधा सीधी निकाल लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद का भी पोटेंशियल उतना ही आता है और ऐसे भी उतना ही पोटेंशियल आता है, इसमें कोई फर्क आने वाला है नहीं। तो चलिए ए पॉइंट पर ऐसे निकालते हैं। चलिए, इस क्यू चार्ज के कारण देखिएगा तो क्या इसके लिए बाहरी पॉइंट है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, के क्यू बटा सीधा सीधी लिख सकते हैं आप बी। इसके लिए अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा के क्यू बटा क्या आ जाएगा, बी ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके लिए भी ये सरफेस पर जो होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज कितना मान लिया, क्यू। ए 2q नहीं लेकर चलेंगे बिकॉज यहाँ पे अर्थिंग कर दिया गया है। अर्थ करने के पहले का चार्ज था 2q, जब अर्थ कर दिया जाता है तो चार्ज का यहाँ पर रीअरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये पोटेंशियल किससे इक्वेट कर दीजिएगा, 0 से आपको इक्वेट करना होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि के क्यू बाई बी, और यहां से आ गया तो बी तो 0 में चला जाएगा, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। तो जो आपका जो फाइनल चार्ज होगा यहाँ पर वो कितना होगा, माइनस क्यू होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। हम वापस रिपीट कर देते हैं कि कहीं पर भी अगर आपका अर्थ किया हुआ हो तो आप हमेशा क्या करें, अर्थ जहाँ पर होता है वहाँ का पोटेंशियल आप 0 कर दिया करें। तो वहाँ का पोटेंशियल इस Q चार्ज के कारण आएगा और एक इसके कारण आएगा। तो इसके कारण जब आप लिखिएगा, यहाँ पर के कारण आप लिखिएगा जब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के कारण क्या होगा, यहाँ पर के कारण अगर लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर अगर आपका Q है तो इस स्फेरिकल सेल के लिए ये वाला बाहरी पॉइंट है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, b है, जितना रेडियस ऑफ बिगर स्फेयर का होगा।
तो के क्यू बाई बी हो गया। और इस पॉइंट के लिए करें तो ये इस स्फीयर पे चार्ज कितना मान लिया गया है, क्यू, तो सरफेस पर कितना होता है, के क्यू बटा बी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्यू बराबर माइनस क्यू आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार कर चलें तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, देखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर आपका Q है और यहाँ पर आपका Q बराबर कितना आ गया, माइनस Q आ गया फाइनली, जब कब हुआ, जब आप अर्थिंग कर दिए, तो अर्थिंग करने के बाद तो देखिए अगर ये Q है तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस Q हो जाएगा। देखिए जब डिस्ट्रीब्यूशन आप करना स्टार्ट कीजिएगा तो अगर ये Q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस Q, तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस Q, तो प्लस Q और जुड़ जाएगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा ना तब आपका क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कीजिएगा, सिंपल सा रखिएगा, तो देखिए नेट चार्ज कितना आएगा, माइनस Q। अभी भी देखिए जैसे यहाँ पर बोला कि इनर सेल पे चार्ज कितना है, Q है, आउटर सेल पे चार्ज कितना है, तो माइनस Q प्लस जीरो, क्या माइनस Q आया कि नहीं आया। लेकिन इसी सवाल में ऐसे पूछे कि बताओ आउटर सेल का इनर सेल में, आउटर स्फेरिकल सेल का इनर सेल में चार्ज कितना है, माइनस Q है, लेकिन आउटर सेल में चार्ज कितना है, जीरो है। तो इस तरीका से आप बता सकते हैं, इनर स्फेरिकल सेल का इनर सेल में कितना है, जीरो है, लेकिन आउटर सेल में कितना है, Q है। तो इस तरीका से हम रीअरेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम रीअरेंज कर भी यहाँ पर पोटेंशियल निकालते तो अपने आप यहाँ पे सॉल्व करके जीरो ही आ जाता। अब जब यहाँ पर ऐसे करते हैं ना, ये Q है तो ये माइनस Q हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस Q आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस Q और प्लस में ये Q आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट जो पोटेंशियल होता है, नेट जो कहानी होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट निकालने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ज़रूरत नहीं है, अपना अपना पहले निकाल लीजिए, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ पर Q था तो माइनस Q था तो प्लस Q हो गया, तो नेट चार्ज इस सेल का माइनस Q ऐसे भी आ रहा है, यहाँ से भी सॉल्व करके भी आ रहा। क्लियर है। चलिए एक बार हम पिछले लेक्चर में जब क्वेश्चन कराए थे तो वायर से कनेक्ट करवा दिए थे और इस बार अर्थिंग कनेक्ट करवा दिए थे। अच्छा, इस अर्थिंग को आप अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम पहले जो Q लिखे हैं अपना मन से कोई अदर चार्ज लिखना होगा, आपको कोई भी अपना मन से मानना होगा, क्योंकि ये फिर Q चार्ज रहेगा नहीं, ये अपने आप बदल जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए आपके पास इस तरीका से है, देखिएगा इसमें मजा आएगा। ये आपके पास 3 सेल लिया गया, 1, 2 और 3, तीनों स्फेरिकल सेल है। एक का रेडियस ऐसे मान लेते हैं, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है और एक का रेडियस क्या है, R3 है। अब यहाँ पर ये किया गया कि यहाँ पे चार्ज Q है, ये 2Q है और ये क्या है, 3Q है, और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, वायर से कनेक्ट कर दिया गया इनर और आउटर सेल का, और अंदर वाला जो था उसको अर्थिंग कर दिया गया। देखिए दोनों एक साथ आ गया। तो आपका ये वाला पॉइंट नाम दे दीजिए A, B और इसका नाम क्या दे दीजिए, C नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही बोला कि आफ्टर वायर, एक तो A और B वायर से कनेक्ट कर दिया गया है और C में क्या क्या कर दिया गया है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है। C में क्या कर दिया गया है, अर्थ से। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइंड, यहाँ से आपको पूछ रहा है फाइंड फाइनल, यहाँ से चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल, ऑन स्फेरिकल, यहाँ से देख सकते हैं ऑन स्फेरिकल सेल आफ्टर कनेक्टिंग वायर एंड अर्थिंग, है ना। अर्थ और वायर कनेक्ट होने के बाद का बताएं कि हर सेल पर चार्ज कितना होगा। तो आप देख सकते हैं, अब पीछे वाला के अनुसार आप कहिएगा कि सर ये Q है, ये 3Q है सर, तो ये Q जो है ये सारा का सारा इस पे चला जाएगा, क्योंकि ये Q जो है इस पे 0 हो जाएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो ऐसे ही सिखाए थे सर कि 2 कनेक्ट हो जाता है तो सब बाहर चला जाता है। हाँ मानते हैं कि बताए थे, लेकिन यहाँ पर तीसरा सेल में अर्थ है, तो इस पे का जो चार्ज है वो इस तरीका से अरेंज करता है कि ऐसा नहीं कि इस पे 0 आप कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। कैसे, इसमें थोड़ा सा तरीका बताते हैं। अपने आप अगर मान लेते हैं XYZ मान के चलते हैं, अपने आप अगर 0 आना होगा तो 0 आ जाएगा। हम जो तरीका होता है वो तरीका से चलते हैं।
और वैसा रूल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब दो सेल हो और दो सेल आपस में कनेक्टेड हो, तीन सेल हो, वहाँ पे अर्थिंग नहीं हो, तब उस तरीका से हम बात करते हैं। अगर अर्थिंग है तो हम उस तरीका से बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधी लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर ये x है, यहाँ पर y मान लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4q माइनस x होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक ही कंडक्टर तो हो जाता है, दोनों को मिला के कितना चार्ज होना चाहिए 4q। तो ऑलरेडी अगर x मान चुके हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4q माइनस x, देखो जोड़ने पर 4q के बराबर ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये चार्ज, फिर से हम रिपीट करते हैं इस बात को कि अगर इस पे आप x मानिएगा तो बाहर वाला पे 4q माइनस x होगा, क्योंकि ये एक ही कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, पर अर्थिंग के वजह से कुछ ना कुछ चार्ज का रीअरेंजमेंट होने के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है कि चार्ज आ जाए। अगर नहीं आता है तो जीरो आ जाएगा खुद ब खुद सॉल्व करके। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप x माने हैं तो यहां पर आपको 4q माइनस x मानना होगा, ना कि z मान लीजिएगा, क्योंकि फिर तीन वेरिएबल आपके पास हो जाएगा। तो 4q माइनस x लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना चार्ज होना चाहिए 4q होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या होना चाहिए 4q होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से रिलेशन जो निकलेगा, क्या a और b का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा, और दूसरा जो रिलेशन निकलेगा वो c पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियस है मेरे पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो दो इक्वेशन भी चाहिए, तो दो इक्वेशन हम यहाँ से यूज कर लेंगे। चलिए a का पोटेंशियल बताइए। तो a का पोटेंशियल पहले इस स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, kx बटा क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा। देख सकते हैं kx बटा कितना हो गया r1 हो गया। उसी तरीका से y इस स्फीयरिकल सेल के लिए क्या होगा, तो क्या इसके लिए ये वाला पॉइंट अंदर है तो जो सरफेस पर होगा वही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ky बटा क्या लिख लीजिए r2 लिख लीजिए। उसी तरीका से प्लस में इसके लिए भी अंदर की ओर पॉइंट है तो जो सरफेस पर होगा वो होगा, तो k इंटू 4q माइनस x और बटा में क्या हो जाएगा r3 हो जाएगा। इसको क्या किससे इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए b का पोटेंशियल से। तो b का पोटेंशियल लिखिए, तो इसके लिए क्या बाहरी पॉइंट है तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा kx बटा r3 हो जाएगा, और सेकेंड स्फेरिकल सेल के लिए भी बाहरी पॉइंट है तो ये भी r3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4q माइनस x और बटा क्या हो जाएगा r3। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं x और y में यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ पे इतना टफ आपको कैलकुलेशन नहीं देगा। यहाँ r होगा, यहाँ 2r होगा, और यहाँ क्या होगा 3r होगा। तो r देखिए कैंसिल होते नजर आएगा, और x और y में रिलेशन आएगा। देखिए k भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो भी यहाँ से कैलकुलेशन आके निकले इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से C पर निकाल लीजिए, तो C पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो x और y में रिलेशन है कि यहाँ से आ जाएगा, और x और y में रिलेशन है कि यहाँ से आ जाएगा, जो आप निकाल सकते हैं। C पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण बाहरी पॉइंट है, तो यहाँ पर आप kx बटा क्या लिख सकते हैं r2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ky बटा क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा, और इसके लिए अंदर है तो जो सरफेस पर होगा वही होगा। तो k4q माइनस x और बटा क्या हो जाएगा r3 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से x और y में सेकेंड रिलेशन आ जाएगा। जब आप ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। उसके बाद अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है आपसे, ऐसे पूछा कि जो सेकेंड स्फेरिकल सेल है उसका इनर पार्ट में क्या होगा, तो क्या हम ऐसे में सिखा चुके हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हैं। जैसे कि अगर ये x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो प्लस x और x क्या x प्लस y होगा, तो इसके इनर सेल में कितना चार्ज होगा माइनस x होगा, और बाहर में क्या होगा x प्लस y होगा। x प्लस y यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस टाइम्स इंटू x प्लस y होगा, और बाहर में x प्लस वाई इसमें और जुड़ जाएगा। तो क्या इस तरीका से हम चार्ज का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीका से सेल्स पे हम अर्थिंग कर कर, वायरिंग कर कर, अर्थ और वायर दोनों को एक साथ कर कर हम सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका स्फेरिकल सेल पे था। चलिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। बहुत करीब है हम लोग सिलेबस के, मतलब इस चैप्टर के नज़दीक बहुत पहुंच गए हैं। कुछ ही मतलब 15 से 20 मिनट में आपका ये ख़त्म भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एक नया टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी। क्या आता है, एनर्जी डेंसिटी आता है। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, हम बता देते हैं। सिंपल सा इसके बारे में बोला गया भाई कि एनर्जी आपका पर यूनिट वॉल्यूम
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी क्या बोला गया, एनर्जी डेंसिटी बोला गया, बोला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, कैसे एनर्जी डेंसिटी आता है, फॉर्मूला क्या होता है। आपको बताया था कि ये आपका अगर कोई कंडक्टर हो, कंडक्टिंग सरफेस हो, कंडक्टिंग मटेरियल हो इस तरीका से, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको तो पता ही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो क्या एक दूसरे में इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या ये आपस में रिपेल करने का प्रयास करता है, और कुछ रिपेल भी हो भी जाता है। इस तरीका से मान लीजिए ये रिपेल हो गया यहाँ पर, तो ये रिपेल जब हो गया यहाँ पर, ये वाला मान लेते हैं बहुत छोटा सा दूरी, ये रिपेल हो गया है, ये वाला बहुत छोटा सा दूरी है, दिखा देते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो दूरी है dl, ये छोटा सा एरिया लेके चलते हैं अगर तक, ये वाला एरिया, तो छोटा सा dl मान लेते हैं, ये हो गया। तो आप सोचिए कि जब ये रिपेल नहीं हुआ था, है ना, डिस्प्लेस नहीं हुआ था, तो क्या इस पोर्शन में यहाँ पर एनर्जी था कि नहीं था, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर था कि नहीं था, हाँ बिल्कुल था। तो वो एनर्जी गया कहाँ, सोचिए, जब यहाँ पर जब डिस्प्लेस नहीं हुआ था तो क्या यहाँ पर एनर्जी था, बिल्कुल था। क्या अब एनर्जी है, नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ चला गया। और कंडक्टर के अंदर जब ये वाला रिपेल हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो एनर्जी के फॉर्म में होता है, तो एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी गया कहाँ। तो जो एनर्जी था वो कहाँ चला जाता है, वर्क डन में चला जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ये एनर्जी था वो किस में चला गया, वर्क डन में। और वर्क डन क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा dl हुआ है, और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, और dA इंटू dl क्या होता है, वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम, और एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, और वॉल्यूम से डिवाइड दे दें ये dV, और प्रेशर क्या होता है, क्या सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और अभी बताएं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो देखिए ये एनर्जी डेंसिटी का एक फार्मूला है, एक फॉर्मेट है कि क्या होता है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, और उसका फार्मूला कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी, सिग्मा स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आगे की हम लोग इसमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला को और भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा देखिए, जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम दिखाते हैं। जैसे एनर्जी डेंसिटी, ईडी का मतलब समझ जाइएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक काम कर लीजिए, सिग्मा स्क्वायर है ना, एप्सिलॉन नोट का भी स्क्वायर कर लीजिए और एक एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये क्या मिलेगा, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो हाफ एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ से हम इस तरीका से आपका निकाला जा सकता है, एनर्जी डेंसिटी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, मतलब हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। कहने का मतलब जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वहाँ एनर्जी अवेलेबल होता है। यहाँ से भी ये फॉर्मूला ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन छोटा छोटा करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। इसमें देखिएगा, ऐसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये इनफाइनाइट सीट है, ये वाला आपका इनफाइनाइट सीट है, ठीक है ना, ये आपका इनफाइनाइट सीट है, ऐसे मान लीजिए, यहाँ से ये इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। और आपको बोला गया कि एक क्यूब है, यहाँ पर एक क्यूब है जिसका साइड कितना है, ए है, ये क्या है, क्यूब ऑफ साइड ए, है ना, क्यूब है जिसका साइड कितना है, ए है, ठीक है। अब यहाँ से बोला गया कि फाइंड यहाँ पर एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द क्यूब। भाई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो इससे क्रॉस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एनर्जी होता है। तो एनर्जी अगर क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी हमसे पूछ रहा है कि कितना एनर्जी होगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ से एनर्जी, तो यहाँ से क्या सवाल किया गया, फाइंड एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द क्यूब, क्यूब से कितना एनर्जी क्रॉस होगा। तो ऑब्वियस है हम लोग जानते हैं एनर्जी डेंसिटी जानते हैं, ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। और इनफाइनाइट शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सबको पता है, ये बता चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एनर्जी निकालना है तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसको आप क्या कर दीजिए, वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा आपका ए क्यू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से किसका फॉर्मूला आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो ये आपका एनर्जी आ गया, निकल गया, एनर्जी फाइंड आउट हो गया। चलिए हम लोग आगे का काम करते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी था, एनर्जी डेंसिटी से रिलेट करके था। एक और है, लास्ट टॉपिक है, चार्ज अरेंजमेंट ऑन द कंडक्टिंग प्लेट। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे चार्ज अरेंजमेंट ऑन द कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट हो गया। अच्छा, कंडक्टिंग से पहले हम आपको नॉन कंडक्टिंग पे समझा देते हैं कि क्या होता है। हालांकि ये सब थोड़ा बहुत बता भी चुके होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग है। अब देखिए इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है, ये ऐसे है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग है। पहले हम नॉन कंडक्टिंग लेके चलते हैं, ठीक है, फिर हम आपको कंडक्टिंग के लिए समझाएंगे। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, यहाँ पर देख लीजिए ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। तो आप इसको अगर क्यू चार्ज दिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्यू चार्ज दिए तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा क्यू बटा ए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होता है, सिग्मा बटा यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्यू बटा 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। देख लीजिए यहाँ पर सिग्मा बटा कितना आ गया, 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। पर अगर ध्यान से देखिए, अगर यहीं पर आप कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा कंपैरिजन करा देते हैं, हालांकि अपने सिलेबस में तो कंडक्टिंग ही पढ़ना है, खैर हम लोग पढ़ लेते हैं। अब इसको चार्ज क्यू दिए तो ऑब्वियस है कि ये जो क्यू चार्ज है वो कुछ इस प्रकार से होगा, बाहर बाहर होगा क्यू चार्ज जो है, और यहाँ पर जब सिग्मा लिखिएगा तो क्यू बट्टा ए नहीं होगा, 2a होगा, क्योंकि दो डबल एरिया में गया ये वाला है ना। तो टोटल जो ए चार्ज है वो ए एरिया में ना जाकर 2 एरिया में गया, तो यहाँ का सिग्मा वहाँ का सिग्मा डिफरेंट है। पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए लिखाए थे, तो क्या यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आया था, याद करिए आप। अच्छा, इसका सब सिग्मा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना आ रहा है, क्यू बटा 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे बच्चा को लगता है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। नहीं, देख लीजिए फाइनल ये चार्ज, जो चार्ज के आप जब टर्म में लिखिएगा तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह का क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोनों में डिफरेंट क्या है, तो सिग्मा का डिफरेंस है। यहाँ पर जो क्यू चार्ज दीजिएगा तो ये बीच में नहीं आएगा, क्योंकि कंडक्टर के जहाँ पर मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका 0 होता है, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए इसमें हम लोग मेन कंडक्टर पे ही बात करते हैं, कंडक्टिंग पे ही कहानी करेंगे। तो यहाँ से बहुत सारा चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगा कंडक्टर प्लेट पर। जैसे मान लिया जाए ऐसे, देखिएगा यहाँ से ऐसे है, ये आपका है, इस तरीक़ा से आप क्यू चार्ज दिए तो बोला गया कि बताइए यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, तो बताइए Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियस है Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा, तो Q1 भी कितना होगा, Q/2, और Q2 भी कितना होगा, Q/2, आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कैसे किए, पहला यहाँ से Q1 Q2 दो रिलेशन है, तो Q1 प्लस Q2 को हम क्या क्यू लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा क्या करिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या इधर की ओर होगा, और Q2 के कारण जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा। तो और कितना होता है, तो Q1 बटा 2a एप्सिलॉन नोट होता है, प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 बटा 2a एप्सिलॉन नोट होता है। तो 2 एप्सिलॉन कैंसिल, तो Q1 बराबर क्या हो गया Q2। आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। उसी तरीक़ा से हम इसमें और भी बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं सिंगल प्लेट पर कि कैसे, फिर हम लोग डबल प्लेट पे सीखेंगे, फिर हम लोग अर्थिंग जोड़कर सीखेंगे कि क्या होता है, किस तरीक़ा से होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये सिंगल प्लेट है आपका, ये इस तरीक़ा से, और इस पर आप क्यू चार्ज दिए और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ई नोट है। अब बताना है कि बताएं कि ये अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ होगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो हमसे पूछा गया कि फाइंड Q1 एंड यहाँ से क्या पूछा गया Q2। अब आप Q/2 और Q/2 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आपका रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब नया चीज़ सीखने वाले हैं, फिर से मज़ेदार चीज़ सीखने वाले हैं। तो पहला नंबर ये तो कंफर्म है कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q होगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अंदर है, अंदर के कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। तो P पॉइंट पर 0, तो देखिए इस Q1 के कारण क्या राइट साइड होगा, और क्या इसके कारण एक राइट साइड ऑलरेडी पहले से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 बटा 2a एप्सिलॉन नोट प्लस में ई नोट और बराबर Q2 बटा क्या हो जाएगा देख लीजिए, Q2 बटा क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 बटा 2a एप्सिलॉन नोट। अच्छा यहाँ से आप देख सकते हैं Q2 को क्या लिख सकते हैं, क्या Q माइनस Q1, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और देखिए आपके आंसर हाथ में आ जाएगा Q1 और Q2। मतलब हम तरीका समझाने का प्रयास किए कि अगर आपको एक्सटर्नल फील्ड अगर दे दिया जाए तो वो भी इसमें शामिल होता है। याद कीजिए बताए थे कि सबसे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में कि चार्ज इस प्रकार अरेंज होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0, और अंदर 0 कब होता है, जब तक एक्सटर्नल अप्लाई किए थे और इंड्यूस ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए, तब तक ये दोनों आपस में क्या होता है, चार्ज का रीअरेंजमेंट होते रहता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीका से आप सोच सकते हैं, मतलब सिंगल कंडक्टर में भी 2 वैरायटी का सवाल आ सकता है, एक तो सीधा सीधी और दूसरा एक्सटर्नल फील्ड कुछ ना कुछ दे दिया जाए। तब चलते हैं भाई, अब डबल कंडक्टर प्लेट पे आते हैं। जब प्लेट कैसा हो, 2 प्लेट हो, ठीक है, कंडक्टिंग जो प्लेट होगा वो कितना होगा 2 प्लेट होगा। तो 2 प्लेट से हम लोग सीखते हैं, 2 प्लेट से हम लोग करते हैं। जैसे देखिए इसका डेरिवेशन भी है, पर आप खुद से कर लीजिएगा डेरिवेशन, हम बता देंगे कि कैसे किया जाता है, हम सिर्फ ये बताते हैं। जैसे मान लिए एक Q1 चार्ज दिए और ये Q2 है, तो कुछ चार्ज इधर आएगा, इस पर कुछ चार्ज इधर आएगा और यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा, ऐसे आएगा, और ये जो होता है ये आपका ऐसे आएगा। ये 1 नाम दे दीजिए, ये 2, ये 3 और ये नाम दे दीजिए 4 नाम दे दीजिए, 4 नाम दे दिया गया। तो बताना है, तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर ये Q1 ले लीजिए, ऐसे ये Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया। तो ऐसे नहीं सर Q1/2 Q1/2 होगा, नहीं, यहाँ पर आधा नहीं होगा, अब फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला रिलेशन हम बता रहे हैं, Q1 को क्या हम Q1 प्लस Q2 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह Q2 को Q3 प्लस Q4 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं B, तो आप देख सकते हैं कि A पॉइंट पर फील्ड क्या होना चाहिए 0। तो A पॉइंट पर दिखेगा कि इस Q1 के कारण राइट होगा, लेकिन बाकी सब के कारण क्या लेफ्ट होगा कि नहीं होगा। Q3 के कारण उधर दूर भागेगा और Q2 के कारण भी दूर भागेगा, Q4 के कारण भी दूर भागेगा। तो आप देख सकते हैं Q1 बटा 2a एप्सिलॉन नोट जो बराबर होगा Q2 बटा 2a एप्सिलॉन नोट प्लस Q3 बटा 2a एप्सिलॉन नोट प्लस Q4 बटा क्या होगा 2a एप्सिलॉन नोट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से Q1 Q2 Q3 में एक तीसरा रिलेशन आ गया। तो एक और रिलेशन कैसे होगा, EV बराबर क्या कर दीजिए 0। तो Q4 जो आपका है उसके कारण सिर्फ इधर होगा, बाकी के कारण इधर होगा। तो आप देख सकते हैं Q1 बटा 2a एप्सिलॉन नोट प्लस Q2 बटा 2a एप्सिलॉन नोट प्लस
Q3/2A बराबर Q4/2A। अब इस इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये चारों को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो उसका रिजल्ट हम फाइनल लिख देते हैं। इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं, अपना पुट उट करके इधर उधर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है वो आता है Q1, जो आता है वो आता है Q1 + Q2/2 और सेम इतना ही आता है Q4। देख लीजिए, ये दोनों का सम का आधा और आधा इधर इधर आता है। फिर Q2 का वैल्यू कितना आता है तो देख लीजिए, यहाँ से Q1 में से घटा दीजिए Q1 + Q2/2, तो ये 2Q1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Q1 - Q2/2, ये आपका Q2 आ गया। और Q3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव, यहाँ पर इसका नेगेटिव आता है, ये Q2 है तो Q3 जो होगा यहाँ पर ऐसे आता है, Q3 जो आता है वो माइनस टाइम्स Q2, मतलब माइनस टाइम्स Q1 - Q2/2 आता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा Q1, Q2, Q3 एंड Q4 का वैल्यू आपको आ जाएगा। और ये रट लीजिए, ये कैसे डेरिवेशन का तरीका बता दिए कि ये कैसे डिराइव किया जा सकता है और इसको रट लेना है कि किस प्रकार से होगा, बस इतना ही। चलिए इसे रिलेट करके क्वेश्चन करते हैं। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पर इस तरीका से है, ये प्लेट है, ये 4Q है और ये 2Q है। बताइए कि चार्ज का रीअरेंजमेंट क्या होगा। तो ऑब्वियस है ये इसका सम का आधा क्या 3Q और इधर भी कितना हुआ 3Q। चलिए 4Q में से 3Q तो यहाँ क्या बचा Q और इसका नेगेटिव यहाँ पर होता है तो -Q। ऐसे भी देख सकते हैं कि 2Q दिए और यहाँ पर कितना है -Q, तो 2Q में से -Q गया तो 3Q, तो आंसर हो गया। तो इस तरीका से चार्ज का रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये क्या है Q4 है। चलिए ऐसे बताते हैं कि एक नहीं 3 प्लेट हो, जैसे मान लीजिए 3Q और ये क्या हो गया 4Q। आपके पास टोटल कितना हो गया 3 प्लेट है, टोटल कितना दिया गया 7 3 10, तो यहाँ पर कितना होगा 5Q होगा। 3Q में से 5Q गया, कितना बचा -2Q, तो यहाँ पर क्या हुआ +2Q। 3Q में से 2Q गया तो Q, यहाँ क्या हुआ -Q, तो यहाँ पर देखिए 4Q है, -Q है तो घटाएंगे तो कितना हुआ 5Q। देखिए 5Q और 5Q है, मतलब बांटते चलना है, जोड़ के आधा और आधा, फिर आप बांटते चलिए कि 5Q है तो 3Q दिए थे, 5Q है तो इसमें से घटा कर देखिए तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3Q दिए थे, 5Q तो यही ले लिया, इसका मतलब इधर -Q होगा, तभी तो जोड़ने पर होगा। फिर इसका अपोजिट यहाँ होता है, फिर 3Q में से 2Q गया Q हुआ, तो इसका अपोजिट यहाँ, फिर यह हो गया। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर वाला जो चार्जेज होता है उसको कहते हैं बॉन्डेड चार्ज। क्या कहते हैं बॉन्डेड चार्ज, मतलब ये बॉन्डेड है। और बाहर वाला जो चार्जेज होता है उसको कौन सा कहते हैं फ्री चार्ज कहते हैं। ये आपस में फ्री होता है। फ्री कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अर्थ कर दिए, क्या कर दिए अर्थिंग कर दिए, तो ये 5Q सारा का सारा इसमें चला जाएगा, फिर बाहर में क्या चार्ज हो जाएगा 0। यहाँ से बोलेगा कि बताइए अर्थिंग प्लेट से अर्थिंग में कितना चार्ज गया फ्लो किया, तो ऑब्वियस है 5Q, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब अर्थ करने पर यहाँ का चार्ज फाइनल 0 हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। बाहर वाला चार्ज फ्री चार्ज होता है। तो आप कहीं भी अगर कर सकते हैं, जैसे अर्थिंग जहाँ पे भी कीजिएगा वो उस कंडक्टर का जो चार्ज होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा। क्या कहानी क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर समाप्त हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 क्लियर है, तो पूरा कहानी समाप्त कर दिए, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप अगर वीडियो अब अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल शेयर करें, है ना, ताकि और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास जा सके, लाइक हो सके, सब्सक्राइब हो सके। तो ये रिक्वेस्ट है क्योंकि इतना मेहनत आप लोग के लिए ही करते हैं, तो आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लाइक बढ़े और सब्सक्राइब बढ़े। थैंक यू।